नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर 167 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ विच हैज बिकम सेक्शन 169 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज बीएसए। देयर इज नो चेंज एट ऑल, केवल नंबर का चेंज हुआ है। आपको केवल नंबर को एडजस्ट करते हुए इस लेक्चर को समझना है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द क्लास. So please come to section 167, important for your prelims and sometimes it is also important for your mains. This is section 167. Section no new trial for improper admission or rejection of evidence. इसकी हेडिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो यहां लिख लीजिए P4 prelims और उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए. The improper admission or rejection of evidence. Please see the words. What is improper? एडमिशन और रिजेक्शन, इसको समझिए. एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, और वो भी कैसा? इम्प्रॉपर. सपोज देखिए, सी एज ए जुडिशियल ऑफिसर यू आर सपोज टू एडमिट एविडेंस एज पर द रूल्स ऑफ द एविडेंस. आपको जो रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी है, रूल्स ऑफ रेलिवेंसी है, उनके अकॉर्डिंगली आपको किसी एविडेंस को या तो एडमिट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए. ये आइडियल कंडीशन है, लेकिन जज भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो सकती है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एविडेंस का एडमिशन इम्प्रॉपरली हो गया है, इट मींस पीस ऑफ एविडेंस शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड. कोई एविडेंस को एडमिशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन दैट एविडेंस हैज बीन एडमिटेड. जैसे मान लीजिए प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड बट इट हैज बीन इम्प्रॉपरली एडमिटेड. एक तो ये सिचुएशन होगी. इसका उल्टा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है कि ए पीस ऑफ एविडेंस शुड हैव बीन एडमिटेड, उसको एडमिट करना चाहिए था बट इट हैज नॉट बीन एडमिटेड, लेकिन जज ने उसको एडमिट नहीं किया. तो वी से दिस इज द केस ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन. डिड यू गेट इट? इम्प्रॉपर एडमिशन और rejection of the evidence. Improper admission or rejection. This is the case of improper admission or rejection. ठीक है. तो what will be the effect of this? If the judicial officer, अगर जज ने किसी एविडेंस को improperly admit कर लिया है और he has improperly rejected the evidence, what shall be the consequence of this? This is dealt by the section 167. क्या कहता है ये? Improper admission or rejection shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision in any case. समझिए, देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं. shall not be ground of itself for new trial or for reversal of the decision. समझिए क्या बात है. देखिए न्यू ट्रायल का मतलब समझ लीजिए पहले क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू ट्रायल. न्यू ट्रायल का मतलब है कि पहले आपने केस डिसाइड कर दिया, लेकिन अब इसको अफ्रेश सुना जाएगा. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ट्रायल शुरू होगी डी नोवो, दोबारा से ट्रायल हो उसकी. क्या ऐसा होना चाहिए? रिवर्सल ऑफ डिसीजन का मतलब है कि जो डिसीजन है उसको उलट दिया जाए. कन्विक्शन का एक्विटल का कन्विक्शन. सूट का डिसमिसल डिक्रीज कर दिया जाए, या सूट डिक्रीड है तो उसको डिसमिस कर दिया जाए. ये हुआ रिवर्सल ऑफ द डिसीजन हुआ. तो ये सेक्शन ये कहता है 167 ये कहता है कि just any piece of evidence is improperly admitted. अगर कोई एविडेंस improperly admit हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो वह अपने आप ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में न्यू ट्रायल या रिवर्सल ऑफ डिसीजन का आधार नहीं होगा. इट मींस ओनली, इटसेल्फ का मतलब है ओनली, just because of the improper admission, just because of the improper rejection, no new trial can be ordered. Decision of the case cannot be reversed only on that ground. जैसे मान लीजिए एक कन्विक्शन हुआ मैडम सिमरन चौधरी का, and now she goes to the appeal. In that case she challenges the admissibility of the evidence. ये कहती हैं कि जी ये जो पीस ऑफ एविडेंस है, this was improperly admitted against me. मेरे विरुद्ध इस साक्ष्य को गलत तरीके से ग्राह्य किया गया है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. तो यहां पर कोर्ट इनसे ये पूछेगी कि कोई और भी ग्राउंड है, या आपके ग्राउंड ऑफ अपील केवल इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ एविडेंस है.
ये भी कह सकती है सर मेरा जो एविडेंस था डिफेंस था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो दैट वाज द इम्प्रॉपर रिजेक्शन। तो मैडम ये बताइए ना कुछ और भी है या इटसेल्फ ओनली दिस इज द ग्राउंड है? तो कोर्ट विल सी कि इटसेल्फ की वजह से न्यू ट्रायल या रिवर्सल ऑफ डिसीजन नहीं होगा। तो ये हुई इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई? अब अगली लाइन पढ़ते हैं हम लोग, कम ऑन यहीं पे कमेंट कीजिए फटाफट, आई या नहीं आई? इफ इट शैल अपीयर टू द कोर्ट, कौन सी कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision। बस ये लाइन काम की आपके। or if the rejected evidence had been received it ought not to have varied the if it shall appear to the court, if it shall appear to the court, कौन सी court before which objection is raised that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision। इसको समझिए क्या मतलब इस बात का, देखिए कि अगर कोर्ट को ये लग जाए इफ इट शैल अपीयर टू दी कोर्ट, कौन सी कोर्ट कैसा प्रतीत हो जाए? जिस कोर्ट के सामने आपने वो ऑब्जेक्शन प्लेस किया है, यू हैव अप्रोच द कोर्ट विद द ऑब्जेक्शन, उस कोर्ट को अगर ऐसा लग जाए that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, कि जिस एविडेंस पर को आपको ऑब्जेक्शन है ना। सिमरन मैडम आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि साहब ये जो ए का एविडेंस है इट वाज इम्प्रॉपरली एडमिटेड, ओके फाइन, बट इवन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑफ ए के साक्ष्य के अतिरिक्त भी इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑफ ए यहां पर सफिशिएंट एविडेंस है टू जस्टिफाई डिसीजन। हमारे पास बी का बयान है, हमारे पास सी का बयान है, हमारे पास डी का बयान है, ठीक है, आपको ए से ऑब्जेक्शन है। मैडम अगर ए के एविडेंस को हम नेगेट भी कर दें तब भी डिसीजन यही होता। तो जस्ट केवल एक पीस ऑफ एविडेंस एडमिटेडली गलत तरीके से एडमिट कर लिया है उन्होंने, इसकी वजह से न्यू ट्रायल नहीं होगी, इसकी वजह से डिसीजन रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन है। देखो कैसे है, दोबारा पढ़िए, देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन, ये है लाइन काम की। देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन, उस निर्णय को जस्टिफाई न्याय उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप में साक्ष्य उपलब्ध था। इंडिपेंडेंटली ऑफ द एडमिशन, उसके अतिरिक्त इस एविडेंस पर आपको ऑब्जेक्शन है कि ये एडमिशन गलत हुआ है, दिस इज द केस ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन, उसके अलग भी हमारे पास एविडेंस पर्याप्त है। यानी कि अगर उसको एडमिट नहीं भी किया होता, ए के एविडेंस पर आपको ऑब्जेक्शन है, ए का एविडेंस नहीं भी लिया होता, इवन इन दैट केस देयर वर सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन। अगर ऐसा है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, देन फिर पढ़ लीजिए शुरू की लाइन, improper admission or rejection shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision। Please let me know आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? Come on everyone। Or that if rejected evidence had been received it ought not to have varied the decision। ये अगली लाइन है। या आपका ऑब्जेक्शन ये था, सब मेरा एविडेंस रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, evidence favorable to me has been rejected by the court, that is the case of improper rejection। इन कोर्ट ये कहती है कि मैडम प्लीज हैव पेशेंस, even if the court has received your evidence। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कहना चाह रही कि हमारा एक गवाह था एक्स, उसने अपनी टेस्टिमनी दी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट ने। तो कोर्ट ये कहेगी कि इवन इफ अगर एक्स की टेस्टिमनी को ये रिसीव भी कर लेते, इफ रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड, जिस एविडेंस को रिजेक्ट किया गया है अगर उसको रिसीव भी कर लिया जाए, इट ऑट नॉट टू हैव वेरीड द डिसीजन, उसकी वजह से डिसीजन वेरी नहीं हुआ होता। डिसीजन वुड हैव बीन सेम इवन इफ दैट एविडेंस हैड बीन एडमिटेड। यदि उस साक्ष्य को ग्रहण कर लिया गया होता तब भी इस केस में निर्णय वही होता। तो ऐसी स्थिति में भले ही वहां पर इम्प्रॉपर रिजेक्शन हुआ हो तब भी न्यू ट्रायल नहीं होगी, तब भी केस का डिसीजन रिवर्स नहीं होगा, ओनली ऑन दैट ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
अगर इम्प्रॉपर रिजेक्शन और एडमिशन, इम्प्रॉपर एडमिशन और इम्प्रॉपर रिजेक्शन इन एडिशन, इनके इन एडिशन कुछ और ग्राउंड्स हैं जो न्यू ट्रायल को जस्टिफाई कर सकती हैं, जो रिवर्सल ऑफ डिसीजन को जस्टिफाई कर सकती हैं, तब ही न्यू ट्रायल और रिवर्सल किया जाएगा। अदरवाइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन इटसेल्फ कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर न्यू ट्रायल और द रिवर्सल ऑफ द डिसीजन। सही है नहीं? समझे नहीं समझे आप लोग? ये बोले हाँ। और इसमें सिर्फ इतना है, कोर्ट ये देखेगी कि जो इम्प्रॉपर एडमिशन है, जो इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है या इम्प्रॉपर रिजेक्शन हुआ है, उसका इफेक्ट क्या है, एक बात। दूसरी बात, इम्प्रॉपरली एडमिटेड और इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड एविडेंस के अतिरिक्त व्हाट इज द मैटर ऑन रिकॉर्ड, व्हाट इज द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड बिसाइड्स दोज, तो उनका कितना प्रभाव पड़ा, क्या उनके होने या ना होने से केस के डिसीजन पे फर्क पड़ता। अगर केस से फर्क नहीं पड़ता है तो भले ही वो एक गलती हुई, उसके बावजूद भी केस की न्यू ट्रायल नहीं होगी, ना ही डिसीजन को रिवर्स किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। 167 इज ओवर फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेरी हो तो बताइए इसमें। सिर्फ इतनी सी बात है इसकी, रिवर्सल और न्यू ट्रायल कैन बी ऑर्डर्ड। रिवर्सल और न्यू ट्रायल, रिवर्सल का मतलब पलटना डिसीजन को, कैन बी ऑर्डर्ड ओनली इफ एट पेज नंबर 1 if the improperly admitted evidence had been rejected or improperly rejected evidence had been admitted, the decision would have been different, decision would have been different। केवल इतनी बात पूछी जाएगी कि अगर आपका जो improperly admitted evidence है वो रिजेक्ट कर दिया गया होता। सिमरन मैडम क्या प्रॉब्लम है कि सर this piece of evidence is improperly admitted, ओके अगर हम इसको हटा दें फाइल से, तब क्या डिसीजन सेम रहेगा या डिसीजन डिफरेंट हो जाएगा? अगर डिसीजन डिफरेंट होता है तब तो फिर हम रिवर्स करेंगे या न्यू ट्रायल कराएंगे, लेकिन तब भी अगर डिसीजन सेम रहता है देन फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? वैसा ही केस है इम्प्रॉपरली रिजेक्शन का। दूसरा क्या ऑब्जेक्शन है, जनाब मेरा ये वाला पीस ऑफ एविडेंस इम्प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया गया, ओके अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं आज, इस पे इसकी वजह से डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। तो इसका होना है ना होना क्या फर्क पड़ता है? फिर इसके होने से अगर डिसीजन पे फर्क पड़ता हो तब हम सोचेंगे कि हमें न्यूट्रल कराना है या नहीं कराना है। यही है कहानी, बस इसको कितनी बार रिपीट कर लो कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से प्रॉपरली समझा दिया मैंने। और ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी सिविल केस पे या क्रिमिनल केस पे डिपेंड करेगा, it is applicable in both cases, you got it। तो this is civil as well as criminal cases। हाँ है ना, बताइए। तो मैंने आपको 167 भी पूरा कवर करा दिया। this is 167 from my side, come on, बात है। ओके बाय बाय। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो। यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudical.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे। वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड, वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए, टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।